विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर संगीता नागरवाल, गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई से। आज हम चर्चा करेंगे अकबर की राजपूत नीति की। तो देखिए, अकबर की राजपूत नीति की चर्चा करने से पहले हम पृष्ठभूमि की चर्चा कर लें। तो 7वीं से 12वीं शताब्दी का युग राजपूतों का युग माना जाता है, लेकिन 13वीं शताब्दी में तुर्कों ने भारत पर आक्रमण करके बहुत बड़े हिस्से पर अपना अधिकार जमा लिया और उन प्रदेशों के राजपूत शासकों को अन्य प्रदेशों में शरण लेने अथवा तुर्कों की अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। इसके बाद तुर्कों ने अपनी सत्ता का विस्तार करने का लगातार प्रयत्न किया। उधर राजपूतों के हृदय में तुर्कों को भारत से बाहर निकाल करके फिर से अपना शासन स्थापित करने की लालसा बनी रही। दिल्ली सुल्तानों के विनाश एवं पतन का एक मुख्य कारण इन्हीं राजपूतों का विरोध था। मुगलों के प्रारंभ में भी राणा सांगा और मेदिनी राय ने उन्हें भारत से बाहर निकालने की कोशिश की थी, परंतु वे उसमें सफल नहीं हुए। हुमायूं शायद राजपूतों से सहयोग प्राप्त कर लेता तो उसे भारत छोड़कर भागना नहीं पड़ता। कहा जाता है कि जब हुमायूं ने फारस के शाह के यहाँ शरण ली, तब शाह ने उसे परामर्श दिया था कि जब अफगानों और राजपूतों में शत्रुता थी और बाबर ने अफगानों को हटाकर राज्य प्राप्त किया था, तब दूरदर्शिता इसी में थी कि वह राजपूतों से पूर्ण सहयोग प्राप्त कर अफगानों को नष्ट करने में उनकी शक्ति का उपयोग करता। भारत की पुनर्विजय के बाद हुमायूं की असामयिक मृत्यु के कारण उसे इस नीति को क्रियान्वित करने का मौका नहीं मिला, परंतु उसके पुत्र अकबर ने राजपूतों के प्रति अपनी नीति निर्धारित करते समय उनका सहयोग प्राप्त करना अपना प्रधान लक्ष्य स्थिर किया। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अकबर ने राजपूत सहयोग लेने का प्रयास क्यों किया। क्यों अकबर चाहता था कि राजपूत उसके अधीन हो? क्यों अकबर राजपूतों का सहयोग प्राप्त करना चाहता था? तो पहले हम इन कारणों की चर्चा कर लें कि राजपूतों को अपने साथ लाने का प्रयास अकबर ने क्यों किया। तो देखिए, अकबर द्वारा राजपूतों के प्रति इस प्रकार की नीति अपनाने के कई कारण थे। पहला, पिछले 350 वर्ष के इतिहास में यह स्पष्ट था कि हिंदू प्रधान देश भारत पर राजपूतों को शत्रु बनाकर स्थायी अथवा शांतिपूर्ण शासन करना असंभव था। अकबर एक दूरदर्शी सम्राट था, जिसने इस तथ्य को समझा कि राजपूतों की सहायता के बिना हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान नहीं किया जा सकता। अतः उसके लिए राजपूतों का सहयोग प्राप्त करना अनिवार्य था, यानी उसका लक्ष्य था शांतिपूर्ण शासन स्थापित करना। दूसरा, राजारोहण के समय से ही अकबर को अपने घर तथा दरबार में शाह अबुल माली से लेकर शाह मंसूर तक मुसलमान विद्रोहियों का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि मिर्जा हकीम को राजगद्दी देने तक का षड्यंत्र रचा गया। अपने ही लोगों द्वारा, जिन पर शासनाधिकार की सुरक्षा के लिए भरोसा किया जा सकता था, इस प्रकार समय समय पर विद्रोह खड़ा करते देख अकबर को आरंभ में ही यह बात स्पष्ट हो गई कि यदि उसे भारतवर्ष में अपने राज्याधिकार को सुरक्षित रखना है तो अपने वंश को आगे बढ़ाना है, तो उसे यहीं के प्रमुख राजनीतिक तत्वों यानी राजपूतों के सहयोग एवं समर्थन प्राप्त करना आवश्यक था। यानी कि वो अपने साथियों के विद्रोह को दबाने के लिए भी एक साथी कौम की आवश्यकता थी उसे, और इसीलिए उसने राजपूतों का सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया। तीसरा कारण था कि अभी तक अफगानों का विरोध पूरी तरह शांत नहीं हुआ था।
भारत में बिहार, बंगाल और उड़ीसा के बहुत से भागों पर उनका प्रभाव और अधिकार था तथा काबुल तथा सीमांत प्रदेशों में तो इनका पूरा प्रभाव था। स्वर्गीय सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का पुत्र तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों से मुगल सत्ता को उखाड़ फेंकने की तैयारी में लगा हुआ था। अकबर भारत की एक दूसरी शक्ति राजपूतों का उपयोग इन अफगानों के विरुद्ध करना चाहता था। इसलिए अकबर ने इन लोगों का सहयोग प्राप्त करने का निश्चय किया और यह भी तय किया कि विद्रोही मुगल सरदार अफगान तथा उज्बेकों के विरुद्ध उन्हें बढ़ाया जाए। अगला कारण था, अकबर यह भी समझता था कि राजपूतों का सहयोग प्राप्त करने से उसका विदेशीपन दब सकता था और उसे राष्ट्रीय सद्भावना प्राप्त हो सकती थी। इसके अलावा एक कारण यह भी था कि अकबर राजपूतों के प्रति कृतज्ञता तथा उदारता की भावना रखता था। कुछ लोगों ने उसकी स्वाभाविक उदारता को भी इस नीति का कारण बताया है। इसके अलावा अकबर ने यह भली प्रकार समझ लिया था कि राजपूतों के ऊपर जिनके अधिकार में विस्तृत भूप्रदेश है, असंख्य सैनिक दल हैं जो अपनी बात के पक्के हैं तथा अपने पौरुष और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध हैं। विश्वास किया जा सकता है और उन्हें मित्र बनाया जा सकता है। इन सब कारणों से अकबर पहला मुस्लिम सम्राट था जिसने राजपूतों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। यानी अकबर को एक राजभक्त और विश्वसनीय जाति की आवश्यकता थी जो उसने राजपूतों में देखा और उसने इनसे सहयोग प्राप्त करने की नीति का सूत्रपात किया। अकबर की यह नीति स्वलाभ, योग्यता की स्वीकृति तथा न्याय नीति के सिद्धांतों पर आधारित थी। अतः अकबर ने अपनी साम्राज्यवादी नीति में जो सम्मान एवं सुविधा राजपूत राजाओं को प्रदान की, वह अन्य मुस्लिम शासकों की तुलना में अनेक दृष्टियों से विशिष्ट थी। अब हम चर्चा करते हैं कि अकबर ने राजपूतों का सहयोग प्राप्त करने के लिए किस तरह से या कौन सी नीति का निर्धारण किया। क्या एक विशेष नीति से राजपूत उसके अधीन हो गए या उसे अलग अलग तरीके से राजपूतों को अपने साथ लाना पड़ा। तो देखिए, अकबर की इस राजपूत नीति के प्रधान अंग ये थे कि पहले तो वह राजपूतों के प्रसिद्ध दुर्भेद दुर्गों पर अधिकार करके अपने शौर्य शक्ति का प्रमाण देना चाहता था, परंतु विजय प्राप्त करने के पश्चात वह अधीनता स्वीकार करने वाले राजा को उसका संपूर्ण राज्य लौटा देता और उसका आंतरिक शासन उसको सौंपकर उसे बाह्य शत्रुओं से रक्षा का अभयदान देता था। दूसरा अंग था, साम्राज्य के हित की दृष्टि से यदि किसी दुर्ग पर सीधा अधिकार रखना जरूरी हो जाता था तो उसके बदले में अन्य कोई जागीर दे देता था। तीसरा, वह राजपूतों को साम्राज्य के विस्तार एवं शासन संचालन में सहयोग हेतु न केवल आमंत्रित करता था बल्कि उनकी प्रतिष्ठा तथा योग्यता के अनुरूप उनको ऊंचे ऊंचे पद भी देता था। चौथा, वह राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने हेतु सदैव तैयार रहता था जिससे मुगलों का स्वदेशीकरण शीघ्र हो सके और राजपूतों को सम्राट के संबंधी होने का गौरव प्राप्त हो सके। इस प्रकार अकबर ने अपनी इस राजपूत नीति को 3 तरह से क्रियान्वित किया। सबसे पहले उसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इस संदर्भ में सबसे पहला संबंध आमेर के राजवंश से 1562 ईस्वी में किया, जब आमेर के राजा भारमल ने अपनी पुत्री जोधाबाई, जिसे हरकाबाई भी कहा जाता है, के विवाह का प्रस्ताव सम्राट अकबर के सामने रखा। अकबर ने न केवल आमेर के शासक की इस कन्या से विवाह किया बल्कि भारमल, उसके पुत्र भगवान दास तथा पौत्र मान सिंह को शाही सेवा में लेकर उन्हें ऊंचे पदों पर नियुक्त किया। राजा भारमल का अनुसरण बाद में बीकानेर और जैसलमेर के शासकों ने भी किया। उन्होंने अकबर की 1570 ईस्वी में नागौर दरबार में न केवल अधीनता स्वीकार की बल्कि
अकबर के साथ अपनी पुत्रियों के वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इसके बाद मारवाड़ के मोटा राजा उदय सिंह ने भी अधीनता स्वीकार करने के साथ अपनी पुत्री जगत गुसाई का विवाह अकबर के पुत्र सलीम के साथ किया और इस प्रकार विवाह संबंध करना राजपूत नीति का एक विशिष्ट अंग बन गया। इन वैवाहिक संबंधों के विषय में विद्वानों ने विभिन्न प्रकार की टिप्पणियां की हैं। डॉक्टर बेनी प्रसाद ने इसे एक युगांतरकारी नीति कहा है क्योंकि इसके कारण मुगलों को उच्च कोटि के शासक तथा कुछ महानतम सेनापति और कूटनीतिज्ञ प्राप्त हुए। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने इसे सामाजिक और राजनीतिक समन्वय में सहायक बताया, जबकि कुछ विद्वानों ने इन विवाहों को उसकी धूर्तता का अस्त्र बताया, जिनके द्वारा अकबर ने राजपूतों का आत्माभिमान नष्ट कर दिया और उनको स्वतंत्र व्यक्तियों के स्थान पर अपना सेवक बना लिया। जबकि कुछ अन्य विद्वानों ने यह विवाह धर्म विरुद्ध और निंदनीय बताया है, जिसमें हिंदू जाति के आदर्शों की अवहेलना की गई थी। लेकिन इन वैवाहिक संबंधों में सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि अकबर ने किसी भी राजपूत शासक को अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए बाध्य नहीं किया और इन राजपूत राजकुमारियों को मुगल हरम में पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। अब इसी नीति का तीसरा अंग है संधि वार्ता। दूसरा अंग है इसका संधि वार्ता। अकबर ने राजपूत शासकों को अपने साथ लाने के लिए संधि वार्ता का भी सहारा लिया। जब वह 1570 में नागौर गया तो वहाँ उत्तर पश्चिमी राजस्थान के शासकों ने, जिनमें बीकानेर का राव कल्याणमल व उसका पुत्र राय सिंह, मारवाड़ का राव चंद्रसेन तथा जैसलमेर के हर राय भाटी प्रमुख थे, ने बिना विरोध किए ही मुगल सम्राट की अधीनता स्वीकार कर ली। यद्यपि बाद में राव चंद्रसेन वहां से चला गया, लेकिन बाकी के लोगों को मुगल सेवा में ले लिया गया और बीकानेर के राय सिंह का उपयोग तो बाद में कई युद्धों में किया गया था। अब इस नीति का तीसरा अंग था सैनिक कार्यवाही द्वारा अपने अधीन करना। तो देखिए, वैवाहिक संबंधों और संधि वार्ताओं का जिन राजपूत शासकों पर असर नहीं हुआ, वहाँ शक्ति का प्रयोग किया गया। जैसे कि 1562 ईस्वी में मेड़ता पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया गया और वहाँ के शासक जयमल को चित्तौड़ में जाकर शरण लेनी पड़ी। इसी प्रकार 1567 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया गया, जिसमें जयमल किले की रक्षा करता हुआ मारा गया और चित्तौड़ पर मुगलों का अधिकार हो गया। इसी प्रकार की सैनिक कार्यवाही बाद में 1569 ईस्वी में रणथंभौर के विरुद्ध की गई, जिसमें सुरजन राव हाड़ा ने अकबर की अधीनता स्वीकार करते हुए उसे किला सुपुर्द कर दिया। लेकिन मेवाड़ के महाराणा प्रताप और मारवाड़ के चंद्रसेन ऐसे शासक हुए जिनके खिलाफ अनेक बार सैनिक कार्यवाहियां करने के बावजूद अकबर उन्हें अपनी अधीनता में नहीं ला सका। इन सैनिक कार्यवाहियों के कारण प्रताप व चंद्रसेन दोनों को पहाड़ों व घोर जंगलों में भटकना पड़ा और अनेक कष्ट उठाने पड़े। महाराणा प्रताप तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के सजातीय राजवंशों द्वारा मुगल अधीनता स्वीकार कर लेने के बावजूद भी पृथक रहा और अपनी स्वतंत्रता के लिए आजीवन मुगलों के लिए संघर्ष करना पड़ा। तो ये थी अकबर की राजपूत नीति की पृष्ठभूमि और राजपूत नीति को अपनाने के कारण और इस नीति के विभिन्न अंग कि अकबर ने इन राजपूतों को किन किन माध्यमों द्वारा अपने अधीन किया। इससे आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।